जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में राइट्स ऑफ एनिमल्स एंड अनबॉर्न को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। सो द क्वेश्चन इज whom वी कैटेगराइज एज पर्सन। बट इससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि हम किसी चीज़ को पर्सन क्यों मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को पर्सन मानते हैं तो हम उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिसाइड कर पाते हैं। तो जब भी कभी वो पर्सन का राइट्स का वायलेशन होता है तो हम उसे कुछ रिलीफ दे पाते हैं, और यदि वो पर्सन अपनी ड्यूटी फुलफ़िल नहीं करता है तो हम उस ड्यूटी को इम्पोज़ करते हैं या फिर कुछ पनिशमेंट देते हैं। तो इसलिए पर्सन की डेफिनेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो पर्सन की डेफिनेशन में लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़ दोनों ही आती है। नॉन लिविंग एंटिटीज़ को ओवर द टाइम एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज किया गया फॉर द सेक ऑफ लीगल कन्वीनियंस, जैसे कि इसमें आ जाती है कॉरपोरेशंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशंस एट्सेट्रा। पर हमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंस देखने को मिलते हैं पर्सन की डेफिनेशन से रिलेटेड इन भारतीय एंड वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस, जो कि आपको इस टेबल से काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो आप इस टेबल को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक फेयर आइडिया इसका दे देता हूँ। वेस्टर्न फिलॉसफी में उन लोगों ने सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही एज अ लिविंग बींग माना, इसीलिए उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात की। बट भारतीय फिलॉसफी मेटाफिज़िक्स से डेवलप हुई है। मेटाफिज़िक्स यानी वो सारी रियलिटीज़ जो बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, जो कि सांख्य दर्शन आपको काफ़ी अच्छे से समझाता है। तो इसलिए हमने जो हमारी लिविंग बीइंग की डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो हमारी बॉडी है वो पंच तत्वों यानी 5 एलिमेंट से मिलके बनती है। उसमें से एक एलिमेंट होता है ईथर एलिमेंट, जिसे हम आकाशीय तत्व कहते हैं। तो जिस किसी भी नेचुरल कंपोनेंट में वो ईथर एलिमेंट पाया जाता है उसे हमारे यहाँ अलाइव माना जाता है। तो इसलिए हमने शुरू से ही रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के भी राइट्स की बात की है। तो यही एक कोर डिफरेंस जो है कि जो हमारी लिविंग बीइंग्स की डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है वेस्टर्न फिलॉसफी से। उसके बाद RWM डायस ने नेचुरल पर्सन्स को ही अलाइव कहा। बट जब JC बोस ने अपनी थ्योरी से ये प्रूफ कर दिया, अपनी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च से प्रूफ कर दिया कि प्लांट्स में भी जान होती है, वो भी लिविंग बीइंग्स हैं, और जापानीज साइंटिस्ट ने कुछ सालों पहले ये प्रूफ किया कि वाटर में भी कॉन्शियसनेस होती है। तो इन सभी डिस्कवरीज ने जो लिविंग बीइंग्स की डेफिनेशन अभी तक चली आ रही थी उसे कहीं ना कहीं चैलेंज किया और रिविजिट करने के लिए लोगों को मजबूर किया उस पे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी में या वेस्टर्न लीगल सिस्टम में इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी लेट डेवलप हुआ, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी फोकस ह्यूमन राइट्स में ही था। बट भारतीय फिलॉसफी में ह्यूमन राइट्स और नेचर के राइट्स को एट पार देखा गया। तो यही एक बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नेचुरल एलिमेंट्स के भी होते हैं, और वो अपनी ड्यूटीज़ तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे नदी आपको पानी दे रही है, पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना। बट इन केस अगर इनके राइट्स का वायलेशन होता है तो ये बोल तो सकते नहीं है, तो ये अपने लिए कैसे अपने राइट्स मांगेंगे। जैसे मान लीजिए अगर नदी कोई गंदी कर रहा है या पेड़ों को कोई काट रहा है तो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। तो यही मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कंपनीज, माइनर, डीटी, इन सबको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इनके राइट्स को क्लेम किया जाता है। तो एक कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जो कंपनी है, कंपनी तो नॉन लिविंग एंटिटी है ना, वो खुद तो जा नहीं सकती है, बट उसके पीछे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उसके बिहाफ पे जो है राइट्स क्लेम करते हैं। तो ये बेनेट कोलेमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से निकल के आया था। फिर जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने जजमेंट में ये माना कि जो भगवान की मूर्ति है वो एक लिविंग एंटिटी है, और अगर हम बिना पूजा किए उन्हें एक मंदिर में बंद कर देते हैं तो उनका वो अनलॉफुल कन्फाइनमेंट होगा। तो इस तरीके की जजमेंट्स आपको देखने को मिलती है जो बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग्स भी कॉन्शियसनेस को रिकॉग्नाइज करती है। फिर जल्लीकट्टू वाली जजमेंट आप सबने पढ़ी होगी। तो ये सब हमें दिखाता है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से लोग आगे हट के सोचना शुरू कर रहे हैं।
चलिए अब हम एनिमल्स एंड अनबॉर्न पर्सन्स के राइट के बारे में बात करते हैं और हम जानेंगे कि ये कैसे मतलब एनिमल्स को राइट देना चाहते हैं, है ना। जो आर्ग्यूमेंट्स ये देंगे वो अपने आप में ही काफ़ी फ़नी है, तो आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। तो वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि अगर आपके पास क्लेम करने की कैपेसिटी है तो ही आपको राइट दिया जाएगा, मतलब आप सामने से आके मांगोगे ना तभी मिलेगा, अदरवाइज हम नहीं देंगे, ऐसा इनका मानना है। तो क्लेमेंट कौन हो सकता है? कॉम्पिटेंट अडल्ट ह्यूमन बीइंग हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो भाई मांग नहीं सकते, उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स या लीगल गार्जियंस क्लेम करते हैं। दूसरा, या आपके राइट्स प्रिडिक्ट किए जा सके, पता लगाया जा सके आपके ये राइट्स हो सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लो आज कोई बच्चा है, वो पेट में है, कल वो पैदा होने वाला है, तो पता लगाया जा सकता है कि हाँ इस बच्चे को जब ये बड़ा होगा तो इसे अच्छा एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी ये सब देने की ज़रूरत है, तो इसके ये सब राइट्स मान लिए जाएंगे और इसे एज अ पर्सन मान लिया जाएगा। बट फिर बड़ा सवाल ये आता है कि एनिमल्स, डिजीज, ये सब लोग या ये सब चीज़ें जो अपने आप राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो बोल ही नहीं सकते हैं, तो इनके राइट्स का क्या? तो इन्हें राइट मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? इसी में सारी कॉन्वर्सेशन, सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें इनकी प्रॉक्सीज या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है इनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, जैसे एक माइनर के राइट प्रोटेक्ट होते हैं। पर वेस्टर्नर्स कहते हैं कि नहीं, जो भी लिविंग बीइंग अपना सामने से राइट क्लेम कर सकता है उसी को जो है राइट हम देंगे। तो अगर हम स्पेसिफिकली एनिमल्स के राइट के बारे में बात करें तो वेस्ट जो है राइट देना तो चाहता है एनिमल्स को, बट कोई लॉजिक नहीं है उनके पास कि हमें क्यों राइट देने चाहिए, तो वो कंफ्यूज्ड है काफ़ी इस चीज़ को लेके। बट इंडियन फिलॉसफी आपको सिंपैथी और लॉजिक यहाँ पे दोनों देखने को मिलता है। यहाँ पे बात होती है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर बोलते हैं तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, मतलब एक डिवाइन पावर जो इंसानों के अंदर एग्जिस्ट करती है, या कॉन्शियसनेस आप कह लो, वही अदर लिविंग बीइंग्स में, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, सब में एग्जिस्ट करती है। आप इसे आत्मा भी मान सकते हो कि जो आत्मा हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है वही बाकी लिविंग बीइंग्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरा ये कहते हैं कि हमें राइट्स इसलिए देने चाहिए या उन्हें इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि अगर कोई इंसान जानवर को मारता पीटता है तो कल के दिन उसकी वो वायलेंट टेंडेंसी डेवलप होगी और वो क्रूएल्टी फिर इंसानों के साथ भी करेगा, तो इसलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए इस क्रूएल्टी से। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये देते हैं। तीसरा इनके यहाँ पे एक बात होती है कि ट्रीटिंग हिम लाइक एन एनिमल, ये अपने आप में ही दिखाते हैं कि जानवर इन्फीरियर है और उन्हें जो है ह्यूमन से डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर ये कहते हैं कि एनिमल्स के राइट तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं है। मतलब ये काफ़ी सारे फिलोसोफर्स का एक जिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि मेन इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि क्यों राइट देने चाहिए और क्यों नहीं देने चाहिए उसको लेके। तो क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ नहीं हो सकती है तो उनके राइट नहीं हो सकते, यानी कल के दिन अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया, कोई बंदर आपके घर से सामान उठा के लेके चला गया, तो आप उस पे केस नहीं करोगे कि मैं उस बंदर को कोर्ट में लेके जाऊंगा, चीटिंग का सेक्शन लगा दूंगा उसके ऊपर। तो इस तरीके की ये इन्होंने बातें की है, इसलिए नहीं मिलने चाहिए एनिमल्स को राइट। तो ये आपके केसमेट में ही कुछ फिलोसोफर्स दिए हैं जिन्होंने बात की है, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। जो लुइस बी श्वार्ट्ज़ हैं, ये कहते हैं कि हम जानवरों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो इंसानों को इमोशंस जुड़े हैं ना उन जानवरों से, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही आ रही है कि सब कुछ इंसानों के लिए ही हो रहा है, बाकी इंसानों से हट के कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा ये मानना चाह रहे हैं। फिर जॉन चिपमैन कहते हैं कि वो जेन्युइन मॉरल एजेंट्स नहीं है, कि हम उनके राइट्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनकी ड्यूटीज़ नहीं बता सकते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मतलब हमें उन्हें राइट्स इसलिए देने चाहिए कि बस अरे बेचारे जानवर है, बचा लेते हैं इन्हें, ये कहना चाह रहे हैं। फिर फिलोसोफर W.D. लेमंट कहते हैं कि अगर आप यही कह रहे हो ना कि वो सामने से आके क्लेम नहीं करते हैं या बोल नहीं सकते हैं, तो जैसे मेंटली डिसेबल्ड या इन्फेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी प्रॉक्सीज के थ्रू, वैसे इन्हें भी किया जाए, इनके लीगल गार्जियंस, कस्टोडियंस बनाए जाएं। तो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं यहाँ पे लोग कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्शंस नहीं दे सकते हैं, अप्रूव नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ तो ये बातें कर रहे हैं जो कि अपने आप में ही काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, या आप पढ़ लेना। फिर इम्पोर्टेंट ये है जो H.J.M.C. क्लॉस्की कहते हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर किसी लिविंग बीइंग का इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है ना,
तो उसे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, है ना, तभी हम उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और किसी प्रॉक्सी के थ्रू प्रोटेक्ट करवा लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अब जो बच्चा आज मान लो पेट में है, वो कल के दिन हम उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे सेफ्टी, एजुकेशन, ये सब उसे चाहिए होगा। तो एक अनबॉर्न है तो उसके राइट्स हम देख पा रहे हैं कि ये राइट्स होंगे कल के दिन, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट है, इसलिए उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और पर्सन की कैटेगरी में वो आएगा। बट एनिमल्स में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ऐसा HJMC क्लॉस्की कहते हैं। फिर उसके बाद कंक्लूजन यही है कि जो जोएल फिनबर्ग है, जो इस रीडिंग के ऑथर हैं, ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने माना कि जिस भी लिविंग बींग्स का इंटरेस्ट होगा हम उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन तभी मिलेगा जब इंटरेस्ट होगा, है ना। और इंटरेस्ट होना मतलब कि आपके साथ कुछ गलत या सही किया जा सके, है ना, उसका उस राइट से खुद का वेलफेयर होना चाहिए। मतलब आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये केसमेट में भी दिया था ताजमहल वाला एग्जाम्पल, कि ताजमहल को हम लोग इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उसे एज अ आर्ट की फॉर्म में, एज अ कल्चर की फॉर्म में बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने है जिससे लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है। तो अल्टीमेटली हम लोगों की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ताजमहल का अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, कि ताजमहल को हम बचा रहे हैं तो उससे ताजमहल का कुछ फ़ायदा है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए लास्ट में मानते हैं कि हाँ भाई, जानवरों को राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, वो सफ़र करते हैं, वो डिज़ायर्स है उनकी, वेल बीइंग है उनकी, है ना, उनकी स्पीशीज़ है, खाना पीना, भूख प्यास, ये सब है, तो वो देख पा रहे हैं कि इनका कुछ तो इंटरेस्ट है, इसलिए इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये कंक्लूजन पे निकल के आए। इंटरेस्ट प्रिंसिपल मेंशन करना ये आगे भी काम आएगा आपके। तो भारतीय फिलॉसफी क्या कहती है अब यहाँ पे, हमने कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं। हमने कहा जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है वही सब लोगों के अंदर है, एनिमल्स, प्लांट और किसी भी, सबके अंदर है। तो इसीलिए जब जेसी बोस ने अपनी डिस्कवरी रखी सामने कि प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है, तो वेस्टर्नर्स को ये काफ़ी शॉकिंग लगा और उन्होंने इस पर बाद में रिसर्च वगैरह करने की कोशिश की। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो वही है कि इसलिए हम जितने भी लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, हमारे यहाँ हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट की गई, हमेशा से उनके राइट्स के बारे में बात की गई। तो हम डेड पर्सन्स के राइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक केसमेट में आपकी लाइन दी हुई है कि अ डेड मैन इज़ अ मेयर कॉप्स, अ पीस ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मेयर इनएनिमेट थिंग्स कैन हैव नो इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज़ इनकेपेबल ऑफ हैविंग इंटरेस्ट इज़ इनकेपेबल ऑफ हैविंग राइट्स। तो मुझे इससे ये समझ में आया कि जब आप मर जाओगे तो किसी को नहीं पड़ी आपके क्या राइट्स हैं, है ना, आप बस एक मांस का टुकड़ा हो जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आपके मरने के बाद कोई इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसके आपके लिए आपकी बॉडी के कुछ भी राइट्स नहीं है। बट अगर हमें आपको राइट्स देने हैं तो पहले हम इंटरेस्ट ढूंढेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मरने के बाद तो नहीं है, बट लाइफ टाइम में कुछ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते होंगे, उसके बिहाफ पे हम आपकी बॉडी को राइट दे देंगे। तो डेड पर्सन्स अगर अपनी लाइफ टाइम में रहते हुए कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, जैसे कि विल उन्होंने बना ली, अपनी ऑर्गन डोनेशंस के फॉर्म भर लिए, तो उसके बेसिस पे उनके मरने के बाद क्या क्या चीज़ें होनी है, उस चीज़ों, उन सारे राइट्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। तो हमने देखा कि वेस्टर्नर्स कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी पे बिलीव रखते हैं कि गिव एंड टेक होना चाहिए, मतलब लाइफ टाइम में कुछ तो ऐसे अरेंजमेंट्स कर लेने चाहिए कि जिससे आपकी डेथ के बाद जो भी चीज़ें होंगी उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, है ना, उसे आपके जो भी आप चाहते थे उसके अकॉर्डिंग किया जाए। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्रिएट होना चाहिए ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, अदरवाइज़ मतलब आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप कुछ, कोई भी पर्सन बेनिफिट डिराइव कर रहा है किसी डेड पर्सन से, तो वो उसकी बॉडी को रिस्पेक्ट करे उसकी, है ना, अदरवाइज़ फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा करके, मतलब कुछ ऑब्लिगेशंस नहीं है। बट अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव देखेंगे तो यहाँ पे बियॉन्ड फिजिकल बॉडी भी जो है पर्सन की डिग्निटी को इंश्योर किया जाता है, चाहे आपका कोई इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, फ़र्क नहीं पड़ता है ना, हमें नहीं पड़ी है इंटरेस्ट है या नहीं है, आप एक इंसान थे और आपके मरने के बाद भी राइट्स हैं आपकी बॉडी के। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे ट्रायल होता है और उस दौरान कोई मर जाता है, जब पेंडिंग रहता है ट्रायल, तो उस ट्रायल को कंक्लूड किया जाता है, और यदि एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो ये माना जाता है कि आप वो जो मतलब पाप है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे अपनी नेक्स्ट लाइफ में, और अगर आप दोषी नहीं पाए गए तो आप जो है
आपकी रेपुटेशन समाज में क्लियर हो जाएगी। इसीलिए इंडियन आर्मी भी आप देखते हैं कि जब भी कभी जंग होती है तो पूरी कोशिश कर देती है, जी जान लगा देती है कि जो भी उनके सोल्जर्स है उनकी डेड बॉडी को वापस लाया जाए, और इवन टेररिस्ट का भी क्रिमेशन प्रॉपर तरीके से करती है। एनडीआरएफ की टीम आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं करती है जब तक सारे जवानों को या जो भी डेड बॉडीज़ हैं नीचे लोग हैं उन्हें ढूंढ ना लिया जाए। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम राइट ऑफ अनबॉर्न पर्सन की बात करें तो ये एकदम रिवर्स सिचुएशन है कि जैसे हम डेड पर्सन के राइट को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, मतलब इंसान चला गया है बट उसके इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं कुछ, वैसे ही अनबॉर्न पर्सन को हम देखें तो वो आज पैदा नहीं हुआ है बट कल आने वाले कल में वो पैदा होगा, तो उसके कुछ तो राइट्स होंगे जिन्हें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो फीटस है वो पेन फील कर सकता है शुरुआत से ही, तो वो पेन अपने आप में ही सफिशेंट है एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, इसलिए हम उसे पर्सन मानते हैं और उसे राइट दे सकते हैं। तो इसलिए देखा होगा आपने कि मिस कैरेज को भी ऐसा ऑफेंस ट्रीट किया जाता है। फिर ये कहते हैं कि जो अनबॉर्न पर्सन है या न्यू इन्फेंट जो भी एकदम नवजात शिशु है, वो अभी तो मतलब शायद इनकेपेबल है राइट्स पजेस करने के लिए, बट जब वो एकदम बड़ा होगा, फुल्ली ग्रोन होगा, तब उसके डेफिनेटली राइट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि हम उसे आज ही प्रोटेक्ट कर लें रादर देन तब कि जब वो एकदम बड़ा हो जाए तब हम उसके राइट्स के बारे में बात करें। तो शुरू से ही हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक बीज हम लगाते हैं, है ना, तो वो एक दिन में ही तो पेड़ नहीं बन जाता है, बट उसको प्रोटेक्शन शुरू से ही दी जाती है, उसकी केयर शुरू से की जाती है, तभी वो एक बड़ा पेड़ निकल के सामने आता है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं अनबॉर्न को। बाकी केसमेट में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एग्जाम्पल है कि वहाँ पे एक जेहुआ कम्युनिटी की लेडी रहती है, तो उनके उसमें ऐसा माना जाता है कि वो खून शायद ले दे नहीं सकते हैं कुछ, बट उनका जो है लाइफ खतरे में थी, वो जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो ऐसा होता है कि वो ब्लड लेने से मना कर देती है, बट उन्हें ज़बरदस्ती ब्लड दिया जाता है क्योंकि वो अपनी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चे की लाइफ भी खतरे में डाल रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने भले ही उन्हें अपना जान ना बचानी हो, बट वहाँ पे जो अनबॉर्न पर्सन है उसके राइट्स को वहाँ पे फोकस में रखा गया कि हमें उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे उसके राइट्स की भी बात की गई है। तो एट दी एंड जो कंक्लूजन निकल के आता है यही आता है कि अगर आप क्लेम कर सकते हो तो आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हम मानेंगे और आपको एज अ पर्सन हम रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टिव व्यू है किसी भी पर्सन को या आइडेंटिफाई करने का कि इसके राइट्स होने चाहिए या इसके ऑब्लिगेशन होने चाहिए। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इंसानों ने सब कुछ जो है ह्यूमन सेंट्रिक बना दिया है। आप देखो कि जिस भी किसी को हम पर्सन मान रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के ही बेनिफिट के लिए हम मान रहे हैं, मतलब अदर देन ह्यूमंस कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा अभी तक अप्रोच हमारे सामने निकल के आई है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही रिलेवेंट लगती है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ह्यूमन सेंट्रिक, it is just that we are most advanced species of the planet, so we have duty to preserve एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अदर बीइंग्स, है ना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ह्यूमंस के लिए ही है, ह्यूमंस के अलावा भी चीज़ें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, तो हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है क्योंकि हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो आई होप आपको ये राइट वाला समझ आ गया होगा सब कुछ, और आप ये पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिखिएगा और ये कंपैरेटिव टेबल हो सके तो ड्रॉ कीजिएगा इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स में, अगर क्वेश्चंस में पूछी जाए, और ना भी पूछी जाए फिर भी आप एक एंगल डाल सकते हैं, इससे अच्छा मुझे लगता है एक आंसर राइटिंग निकल के आएगी और यू विल फेच अ गुड मार्क्स फ्रॉम दिस। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज़ आयुष उनियाल साइनिंग ऑफ।